तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स या ये मुल्ला या कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान। और इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली हाफिज सईद साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद सजा भी सुना दी है। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं या ये एक बस एफएटीएफ के लिए आपको कोई ड्रामा लग रहा है? पहली बात तो आरजू साहब नहीं है, वो तो ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ टेररिस्ट, ही शुड बी किल्ड। सॉरी मैं वापस लेती हूँ। कोई बात नहीं बट ये देखिए, मैं दो चीजें बताता हूँ आपको कि पहली बात तो मुझे इनको जो जेल में डाला गया है ना, वो 26/11 के केस में नहीं डाला गया है। इनको जो जेल में डाला है वो डाला है पाकिस्तानी कोर्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फाइनेंशियल टेररिज्म इन द सेंस की सपोर्ट करने के लिए, ये सब टेररिज्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। अब ये भी देखने की बात है, और जो जजमेंट है वो मैंने तो पढ़ी नहीं पूरी, थोड़े जो एक्सेप्ट्स मीडिया में आए थे मैंने वही देखे, तो ये बड़ी उड़ी सी बात करी है। और मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सस्पेक्ट है। टाइमिंग इसलिए आरजू जी सस्पेक्ट है क्योंकि पाकिस्तान पूरी उम्मीद से था कि इस बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो सब हुआ नहीं, तो ये पाकिस्तान को झटका लगा। मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ और लगभग सभी एंकर कह रहे थे कि बस अब तो हो गया। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। कोई ये नहीं कह रहा था कि कितने पॉइंट्स हैं, हमने कितने पॉइंट्स में से कितने अपने टारगेट्स मीट करे, कितने हमसे चूक गए, इसलिए हम लोग रह गए। उसके पहले तो जब एफएटीएफ की मीटिंग बैठी थी उसके पहले सब लोग ये कह रहे थे कि साहब चीन हमारे साथ है और तुर्की हमारे साथ है और ईरान हमारे साथ है और मलेशिया हमारे साथ है, ये सब बातें हो रही थी। और फिर बाद में जब पाकिस्तान उसमें रह गया ग्रे लिस्ट में और तो फिर उसके बाद फिर ये साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के लिए 10 साल की सजा मिली है तो फिर ये भी पब्लिक होना चाहिए जजमेंट में कि किससे पैसा लिया हाफिज सईद ने और किसको पैसा दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी किसने दिया किसने वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं। क्योंकि हाफिज सईद तो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ करता हूँ, ये तो हाफिज सईद नहीं कहता। हाफिज सईद तो खुला ये कहता है कि मैं इंडिया के अंदर करता हूँ। वो खुद मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज सईद ने जो लश्कर तैयबा बनाई थी और जो जमातुल दावा है या फलायत इंसानियत फाउंडेशन है जो कि एक एनजीओ का जामा पहन के उसके नीचे ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज और दहशतगर्दी या आतंकवाद करती है, तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट से कहती हैं आरजू जी की उसको हमने डाला है जेल में फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उसने कौन सा टेरर फाइनेंस करा, उसको फाइनेंस कहां से मिला और उसने किसको पैसे दिए, और जो टेररिज्म थी हाफिज सईद ने कहां पे करी, कम से कम ये तो क्लियर हो उसने कहां पे करी। क्योंकि हाफिज सईद खुद कहता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जो भी करा है बाहर। कहां पे करी उसने? ईरान में करी, यूरोप में करी, इंडिया में करी, कहां पे करी? कुछ पता तो लगे। एक चीज मेजर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है। आप सोच नहीं सकते जो लोग यहाँ पे देते हैं, हर तरह के जो बड़े बड़े, ये नहीं कि आम लोग तो देते ही हैं जिसकी जो हैसियत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं। सालाना इनको करोड़ों के उसमें मिलते हैं। सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स या ये मुल्ला या ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह देंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है। लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकता है अच्छी नीयत से देते हों लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं, तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इंडिया के खिलाफ भी जो है एक DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेके शायद जा चुके हैं या जा रहे, मेरे ख्याल पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स का आंसर दे दूं, उसका बुरा ही पहलू है, उसका कोई अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि जिहाद नफ्सियात से होती है और ये सब, ये लंबी चौड़ी बातें हैं। असली बात जो दुनिया समझती है जिहाद का मतलब, देखिए किसी पाक किताब में क्या लिखा है वो तो, अगर किसी नॉन मुस्लिम में कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ी तो उसने नहीं पढ़ी, ठीक है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पाक किताब नहीं है। लेकिन वो जो है वो ये देखता है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जमीन पे क्या करते हैं,
वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, डीजीआईएसपी और शाह महमूद कुरैशी भी थे वहां पे। मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, इंडिया में दहशतगर्दी आतंकवादी कैंप्स हैं 60। तो मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं। उन्होंने 5 स्टेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ठीक है ना, और मैं बोलता हूं पाकिस्तान में 5000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1000 है, लाहौर में 1000, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी, लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, इस ग्रुप का है, यहां पे है, ये इसकी करेक्ट लोकेशन है, और लास्ट नोन यहां पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। आपको जो इंडियन एजेंसीज हैं वो सारी सिविलियन हैं, छोड़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन्होंने रॉ की बात करी, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। अब हमारे यहां जो पावर है इंडिया में वो फौज के पास नहीं है। तो जब भी पाकिस्तानी ये सब लोग एजेंसी झूठ भी बोले ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपने बोला कि कर्नल, एक कर्नल है, आप ये समझ लीजिए, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 5-10 अलग पाकिस्तानी एजेंसीज को वो एक साथ मिला के उनका कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी। एक कर्नल, अभी तो मेरे कोस्टमेट भी ब्रिगेडियर बन गए, मैं इतना बुढ़ा हो चलो, मेरे कोस्टमेट ब्रिगेडियर बन गए, तो अभी क्या कर्नल को ये पता नहीं। और इट्स अ सिविलियन एजेंसी। आपने बोला वो जनरल वो कर रहा है, ये जनरल वो कर रहा है, नहीं है ऐसा। इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इंडिया के कुछ वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो हर चीज में फौजियों का नाम लेना ना इंडिया का, कि एक फौजी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में फौजी हैं ही नहीं। इट्स अ सिविलियन एजेंसी, राइट? तो मैं तो इस डॉजियर को सीरियसली इसलिए भी नहीं लेता अर्जू जी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कैसे करा है, क्योंकि प्रूफ उन्होंने कहीं नहीं दी। उन्होंने इल्जाम बड़े लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी वो इल्जाम खूब स्वॉलो कर लिए, बट उसमें डिटेल नहीं है। अगर आप इसको कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आएंगे ना, वो पहले दिन जो 2 साल की नौकरी वाला भी वकील होगा ना, 2 साल की नौकरी जिसकी होगी, वो उठा के बाहर फेंक देगा। वो बोलेगा बॉस इसमें डिटेल्स है ही नहीं कुछ, लेकिन वो लेकर गए हैं। बिल्कुल उनका हक है, बिल्कुल आरजू जी, वो लेकर गए हैं, मुझे इसका इल्म है, और मैं चाहता हूं वो लेकर जाएं। वो सिर्फ यूएन में लेकर ना जाएं, वो लेकर हर एक, जो मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जितने भी आपके एम्बेसीज हैं, सबका एक बहुत बड़ा फंक्शन करें, ग्लोबल मीडिया को, अल जजीरा को, बीबीसी को, सीएनएन को, सबको बुलाएं और सबके सामने डॉजियर उनको देना। आप सिर्फ यूएन तक क्यों महदूद हैं? आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ यूएन को देने हैं? इस्लामाबाद में तो करीब 150 कंट्रीज के एम्बेसीज होंगे मेरे हिसाब से। अब सबको बुलाएं ना, आप सबको बुलाएं और सबको दें कि ये देखिए, ये भारत का ये किरदार है, भारत की ये करतूतें हैं, आप सबके सामने एक्सपोज करें इंडिया। मैं तो कह रहा हूं, मैं पहले भी 10 बार ये नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है झूठ बोल रहे हैं, राइट? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आरजू जी? बिल्कुल देखी ना? आप उसमें ये बताइए कि इन्होंने कुछ डिटेल्स क्यों नहीं दी। जैसे हमने जब 26/11 जब हमने 26/11 की डिटेल्स दी थी आरजू जी, हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, हमने परवेज मुशर्रफ की आवाज सुनाई थी, आपका जनरल अजीज था कोई, इफ आई रिमेंबर द नेम, हमने उनकी आवाज सुनाई थी, और हमने बोला था कि ये जो आवाज है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, आप इनकी भी, आई थिंक उस समय वो चाइना में थे, कहीं थे, और हमने ये भी बोला था कि आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से चेक करवा लीजिए कि परवेज मुशर्रफ की आवाज है कि नहीं। हमने विद प्रूफ दिया था, बट इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बोला कि हरियाणा में भी हैं, यहाँ पे, ये तो थैंक गॉड इन्होंने तमिलनाडु और केरला का नाम नहीं लिया, कह सकते थे। प्रूफ लेकिन अब हो सकता है आगे फिर उसके ऊपर मजीद डिटेल्स दें। जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं तो ऐसे ये इनकम्प्लीट चीजें लेकर तो नहीं जा सकते। इतनी अकल तो इनमें होनी चाहिए कि ये इस तरह से जब तक प्रूफ कंप्लीट ना हो ये ना जाए। लेकिन ये गए हैं तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन साथ ही एक अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ था मेजर साहब, आपकी बात के साथ ही मैं उसको भी जोड़ दूं। उसमें भी कहा गया कि जी मेडिसिन निकली है जो कराची की बनी हुई थी, इस तरह का। तो आपको लगता है कि आईएसआई को या हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि वो जेब में ऐसी चीज डाल के भेजेंगी जो वहां पे पकड़ी जाए और एड्रेस पता लग जाए? इस तरह से क्यों होगा? कि ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ खुद किया है, ये एक इम्प्रेशन है यहाँ पे। देखिए, 2 चीजें आपने बोला ना कि हमारी एजेंसी इतनी बेवकूफ नहीं है, पहले भी, और
अगर जाएंगी तो कुछ तो लेकर जाएंगी, हो सकता है कि लेकर जाएं। तो वो पुरानी कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पुरानी एक कहावत है कि अगर चाची की मूछें होती तो वो भी चाचा कहलाती, है ना। तो होता तो होता, किसको क्या पता है क्या इनके पास अगर कुछ है तो देखेंगे फिर। आरजू जी पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ये बोला कि कि वहां पे कराची की मेडिसिन लेकर आए। अब किसको क्या पता कहाँ की मेडिसिन क्या लेकर आई थी, वो लेकर आए। अब उनको अगर पाकिस्तान से आए तो सिंगापुर की मेडिसिन तो लेकर आएंगे नहीं, वो दवाइयां लेकर आते हैं लोग, ड्राई फ्रूट लेकर आते हैं, ये बात सच है। क्योंकि अगर उनको लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कहीं पे जाना है या रहना है तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे। अब पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की मार्किंग वाले ही मिलेंगे। अब कोई कैलिफोर्निया आमल्ट तो लेकर नहीं आएंगे ना अमेरिका के छाप के। नहीं, लेकिन मेजर साहब एक सेकंड, लेकिन मेजर साहब एज अ सिंपल सिटीजन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कोई इस तरह की हरकत करूं तो मैं उसको वहीं की मेडिसिन तो नहीं दूंगी कि भाई अगर तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तो तुम्हारी जेब से ये निकल है। ऐसा तो मेरे ख्याल है जब एक सिंपल सिटीजन ये सोच रहा है तो एजेंसीज क्यों नहीं सोचेंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पूछना चाहिए कि आपको ये थोड़ा सा जो वहां पे आर्मी है या ऐसा ही उनसे पूछना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां मत करिए, नहीं पकड़े जाएंगे। और ये सब उनको नहीं करना चाहिए, ये कि ये मेडिसिन दे दें फिर पकड़े भी गए उसके बाद, और 2 अरेस्ट भी हो गए, जिंदा भी अरेस्ट हो गए 2 बाद में, और 4 मारे गए जैश के। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये केयरलेसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी एजेंसीज एंड ऐसा ये नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।